प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। इससे पहले आपने स्वतंत्रता पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में विभिन्न वीडियो में देखा, सुना, जाना। अब हम स्वतंत्रता बाद यानी योजना काल में भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में एक एक कर अध्ययन करेंगे। और योजना काल 1950 से शुरू होता है, जब योजना आयोग की स्थापना हो जाती है। आप जानते हैं, कक्षा 10 के सामाजिक ज्ञान में पढ़ चुके हैं। योजना आयोग का पदेनाध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल द्वारा यानी सरकार द्वारा की जाती है। योजना आयोग का वर्तमान नाम बदलकर नीति आयोग हो गया है। लेकिन 1950 से 1990 तक हम पढ़ रहे हैं, इसलिए हम जहाँ भी योजनाकारों के समूह का नाम लेंगे, योजना आयोग का नाम होगा, जो केंद्र सरकार के दिशा निर्देश में काम करता है। उसी तरह राज्य योजना आयोग बनते हैं, जो राज्य सरकारों के दिशा निर्देश में काम करते हैं। बहरहाल 1950 से हम पढ़ेंगे और अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र जैसे कृषि, उद्योग, सेवाएं, इनके बारे में हम अलग अलग अध्ययन करेंगे। अभी पहला है भाग कृषि। स्वतंत्रता के समय यानी 1947 से 47 में भारतीय जनसंख्या का या भारत की श्रम शक्ति का 75% भाग कृषि में लगा रहा था। कृषि ही जीविका का प्रमुख साधन है। लेकिन आपने जैसा कि उस समय पढ़ा कि कृषि दुर्दशाग्रस्त थी, जिसका कारण बहुत बड़ा कारण था भूव्यवस्था। इसलिए भूव्यवस्था को सुधारना जरूरी था और यह आया भूमि सुधार कार्यक्रम। स्वतंत्रता के 1 साल बाद से ही भूमि सुधार कार्यक्रम लागू हुआ। विभिन्न राज्य सरकारों ने अपना भूमि सुधार कानून बनाया। उसको लागू करने में 1957-58 आ गया। बहुत सारे सरकारों ने सफलतापूर्वक लागू किया, लेकिन कुछ राज्य सरकारें अब तक इसे लागू नहीं कर पाई हैं। वो अपवाद हैं, इसलिए हम उनके बारे में इसे जानने का प्रयास नहीं करेंगे यहाँ। पहला जो था जमींदारी उन्मूलन, आपको बताया गया है कि जमींदार सरकार द्वारा अंग्रेज सरकार द्वारा नियुक्त वो बिचौलिए थे, जो किसानों से मालगुजारी वसूलते थे, यानी कि भूमि कर वसूलते थे और इसे ले जाकर राजकोष में जमा करते थे। उनको अंग्रेजी सरकार ने अधिकार दे दिया था कि आप जब चाहें तब किसानों को बेदखल कर सकते हैं, यदि वो मालगुजारी न दें। तो इस तरीके से जमींदार विभिन्न हथकंडे अपनाकर बहुत बड़े भूभाग पर कब्जा करते गए। और अब उन जमींदारों से किसान किराए पर खेत लेकर खेती करते थे, यानी उनकी जमीन अपनी नहीं होती थी। उनकी जमीन अपनी न होने के कारण किसान उत्पादन बढ़ाने में, भूमि सुधार करने में कोई रुचि नहीं लेते थे, क्योंकि उनके उत्पादन बढ़ाने या भूमि सुधार करने का उन्हें कोई लाभ नहीं होता। ये लाभ जमींदारों को होता है। इसका एक उदाहरण लिया जाता है कि भू व्यवस्था, भूमि सुधार से क्या लाभ होगा। एक उदाहरण है रूस से। संयुक्त पूर्व सोवियत संघ है ये, जो रूस इस समय है बड़ा भाग, वो पूर्व सोवियत संघ में था। जब वहाँ भूमि सुधार लागू नहीं था, वहाँ बहुत बड़े बड़े जमींदार हुआ करते थे और जमींदारों के अपने खेत थे, उसमें सेब उत्पादन होता था और सेब सड़े भी होते थे, शुद्ध भी होते थे। तो ये जो किसान थे, इनको क्या करना था, सेब चाहे सड़ा पैक हो चाहे शुद्ध पैक हो, उसका लाभ उन्हें नहीं मिलना था। इसलिए सड़े सेब और शुद्ध सेब एक साथ पैक कर देते थे। आप जानते हैं, सभी जानते हैं कि शुद्ध और सड़े को एक साथ पैक करेंगे तो सब सड़ जाएगा। इससे किसानों को कोई लेना देना नहीं था। वो सड़ जाए तो जमींदार का नुकसान, लाभ हो तो जमींदार का लाभ। इसलिए वो उसको सही करने में रुचि नहीं लेते थे। इसी उदाहरण को लगभग यहाँ लागू किया गया कि जब किसानों की अपनी जमीन होगी तभी वो इसे सही तरीके से खेती करेंगे, मन से खेती करेंगे, उत्पादन बढ़ाने में रुचि लेंगे और इस तरह जमींदारी उन्मूलन लागू हुआ। और 2 करोड़ किसान सीधे सरकार के संपर्क में आ गए इस जमींदारी उन्मूलन कार्यक्रम से। पहले ये सरकार के संपर्क में नहीं थे, बल्कि इनके बीच में जमींदार होता था। अब जमींदार बीच से हटा दिया गया, यानी बिचौलियों का उन्मूलन हो गया। लेकिन आप जानते हैं कि जमींदार भी एक व्यक्ति ही होता है, वो भी खुद खेती करता था। इसलिए उसने खुद खेती करना शुरू कर दिया और ये कहने लगा कि हम ये सारी खेत करते हैं। तो फिर हदबंदी कानून लागू हुआ कि एक व्यक्ति के पास भूमि ज़्यादा केंद्रित न हो, इसलिए हद यानी लिमिट या सीलिंग, ऊपरी सीमा निर्धारित कर दी गई कि एक व्यक्ति के पास इतनी जमीन हो
हो सकती थी, तो इसे हदबंदी कहा गया। लेकिन इसे कोर्ट में चुनौती दी गई, यानी न्यायालय में इसे चुनौती दी गई इस कानून को, और इसमें कुछ समय लग गया। इस बीच इन जमींदारों ने अपनी जो खेती वाली भूमि थी अपने रिश्तेदारों में बांट दिया, जिससे बहुत बड़ी भूमि को ये अपने पास, अपने परिवार के पास रखने में सफल हुए। बहरहाल हदबंदी कानून लागू हुआ और जो अधिक अतिरिक्त भूमि थी वो निकाल कर किसानों को बांटी गई। इसे ही सीलिंग कहा जाता है। और आप लोग सुनते होंगे कि ये सीलिंग की भूमि है, ये सीलिंग की भूमि है, क्या है। अब जब ये हो गया, यानी भूमि सुधार हो गया, तो अब आता है तकनीकी पहलुओं पर। एक व्यवस्थागत पहलू है, एक तकनीकी पहलू है। तकनीकी पहलू में जो हमारी कृषि के बारे में अध्ययन किया जाता है वो हरित क्रांति के अंतर्गत किया जाता है। हरित क्रांति का मतलब होता है खेती में तकनीकों में इस तरीके का सुधार, इस तरीके का प्रयोग कि खेत उत्पादकता में बहुत अधिक परिवर्तन होना। आप नॉर्मन बोरलॉग का नाम सुने होंगे, नहीं सुने तो जान लीजिए। ये अमेरिका के कृषि वैज्ञानिक थे। इन्होंने मैक्सिको के फार्मों पर प्रयोग किया था, या मैक्सिको में बीज बनाया था, जिसे हाई यील्डिंग वैरायटी HYV, आप यहाँ देख सकते हैं, HYV बीज बनाया था गेहूं का, और इसका प्रयोग भारत में लाकर कृषि क्रांति के अंतर्गत किया गया। पहले तो इसका बहुत विरोध हुआ, क्योंकि ये थोड़ा सा इसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड ये बीज था, इसलिए इसका पहले विरोध हुआ। लेकिन बाद में ये समझाया गया कि थोड़ा सा परिवर्तन, जब भूखमरी की समस्या से छुटकारा दिला सकता है तो हमें उसे स्वीकार करना चाहिए, और ये बीज यहाँ प्रयोग किया गया और सफल रहा। इससे गेहूं की उत्पादकता में आशातीत, यानी आशा से अधिक वृद्धि हुई। तो ये नॉर्मन बोरलॉग द्वारा बनाए गए गेहूं के बीज को मंगाया गया 1960 के दशक में, 1960 के 70 के बीच ये मंगाया गया और बोया गया, और गेहूं के उत्पादन में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई। तो हरित क्रांति का पहला जो फैक्टर है, ये तो दूसरा फैक्टर है, पहला कारक जो है वो सिंचाई है। आपको खूब बढ़िया भोजन मिले लेकिन पानी ना मिले तो आप जो भोजन किए हैं किसी काम का नहीं। तो बीज यदि अच्छा क्वालिटी का डाल दिया जाए और जमीन सूखी हो तो वो उत्पादकता नहीं दे सकता। इसलिए सिंचाई सुविधाओं का विस्तार इस हरित क्रांति के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। इसीलिए आप जानते होंगे हरित क्रांति वही सफल हुई जहां नहर सिंचाई प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थी, जैसे पश्चिमी राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, और बाद में आपका इलाका पूर्वी उत्तर प्रदेश भी इसमें आया। लेकिन जहां नहरों का विकास हुआ वहां ये सफल रहा। अब दूसरे चरण में फिर सरकार ने बोरिंग की सुविधा दी, किसानों को प्रोत्साहित किया अपने खेत के आसपास पंपिंग सेट लगवाने का, ताकि सिंचाई सुविधाओं का विस्तार हो सके और इसके क्षेत्र को बढ़ाया जा सके। अब इससे ये होता है कि सिंचित भूमि का जो क्षेत्रफल बढ़ा, हरित क्रांति त्यों बढ़ती गई। सिंचाई सुविधाओं के विस्तार से सिंचित जमीन का क्षेत्रफल बढ़ता गया। लेकिन ये सच्चाई है कि आज भी भारत की 60% कृषि भूमि असिंचित है, यानी वो मानसून के भरोसे है। बरसात अच्छी होती है तो फसल अच्छी पैदा होती है, यदि बरसात अच्छी नहीं हुई तो फसल अच्छी पैदा नहीं होगी। केवल 40% भूमि ही सिंचित है। भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। जुआ माने जुआ मतलब जुआ ही होता है जो ताश इत्यादि से खेला जाता है, तो गैम्बलिंग। भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। इसका कारण यह है कि जब मानसून अच्छा आता है तो खेती अच्छी होती है, और मानसून जब कहीं धोखा दिया तो खेती खराब हो जाती है। आप देखते होंगे कि खूब बारिश हुई है इस समय बारिश कम हो रही है तो खेतों में सूखे की स्थिति है, यानी बारिश, ये क्षेत्र सिंचित भूमि के अंतर्गत आता है। लेकिन फिर भी यहाँ अच्छी खेती तभी होती है जब बारिश होती है, अन्यथा जमीन सूख जाती है, सिंचाई होती रहती है लेकिन उतना लाभ नहीं होता। इस तरह भारतीय कृषि मानसून का जुआ है। तो अब कल्पना कीजिए केवल 40% भूमि सिंचित है, उस पर भी मानसून न रहे तो उत्पादकता प्रभावित होती है। लेकिन जो 60% भूमि है वो पूरी तरह मानसून पर निर्भर है। यदि मानसून नहीं आता है तो हमारी कृषि उत्पादकता प्रभावित हो जाती है। हाई वैरायटी बीज, अभी मैंने नॉर्मन बोरलॉग का नाम लिया, अपने देश के वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन, उन्होंने भी कृषि पर बहुत ज़्यादा योगदान दिया है, अभी भी वो हमारे बीच हैं। तो MS स्वामीनाथन और के
यहाँ प्रयोग किए गए उपायों से खेती में बहुत ज़्यादा सुधार हुआ। हाइब्रिड वैरायटी बीज पहले गेहूं में आया, इसलिए गेहूं में बहुत ज़्यादा सफलता मिली। उसके बहुत दिनों बाद धान की फसलों को ये प्रभावित किया, लेकिन ये इसका दुष्परिणाम या दुर्भाग्य कह सकते हैं आप। जो हाइब्रिड वैरायटी के बीज हैं ये कुछ ही फसलों में ज़्यादा सफल रहे और इसका परिणाम ये हुआ कि उनकी उत्पादकता बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अब किसानों के पास विक्रय अधिशेष इन फसलों के होने लगे, जैसे धान और गेहूँ। आप देखते हैं आपके रोड पर है, यहाँ एक गोदाम है, वहाँ धान और गेहूँ के ट्रक लगे रहते हैं और भारत सरकार के पास आज भी 3 वर्ष के लिए खाद्यान्न उपलब्ध है और ये गेहूँ और चावल के रूप में उपलब्ध है। उर्वरक वो है, वह पदार्थ होते हैं जो भूमि को आवश्यक पोषक तत्वों की कृत्रिम रूप से पूर्ति करते हैं। जैसे मान लीजिए जमीन में नाइट्रोजन की कमी है तो यूरिया पड़ता है ताकि नाइट्रोजन की पूर्ति हो सके। सल्फर की कमी है तो सल्फर को कृत्रिम रूप से दिया जाता है। इस तरह से अमोनियम सल्फेट एक खाद है, फिर डाई अमोनियम सल्फेट है, ये सब पड़ता है जो भूमि के विभिन्न तत्वों की पूर्ति करता है, जिससे फसलों की उत्पादकता बढ़ती है। इससे ये फायदा हुआ कि जो परंपरागत खेती थी जिनमें उर्वरकों की कमी हो गई थी उनको कृत्रिम तरीके से पूर्ति किया जाने लगा और जहाँ उर्वरकों का प्रयोग बढ़ा वहाँ उत्पादकता भी बढ़ी है। कीटनाशक, बहुत सारे कीट होते हैं जो फसलों को नुकसान पहुँचाते हैं। इनका यदि विनाश कर दिया जाए तो फसलों का नुकसान नहीं होगा। एक अनुमान था कि पहले 25% तक फसलें कीट नुकसान कर देते थे। चूहे हैं, आप देखते हैं कि चूहे कितना फसलों का नुकसान करते हैं। आपके गन्ने में जो रोग लग जाता है इससे भी गन्ने की पौध पतली हो जाती है या अंदर से उसमें कीड़े लगे होते हैं। फिर धान है, फिर गेहूं है, ये सब फसलें होती हैं, इनमें दवाओं का छिड़काव करके इनको बचाया जाता है। अब तो घासों के उन्मूलन के लिए भी दवाएं आ गई हैं जिनका विनाश करके फसलों की उत्पादकता बढ़ाई जाती है।